ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फर्दर मूव करेंगे एंड आज का जो टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन एक्सिस ऑफ द रिंग। क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged ring on the axis of ring। ठीक है, अब रिंग आप सभी को पता है क्या होता है, रिंग के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक अ बैंगल, बैंगल आप सभी ने देखी होगी, राइट? या फिर जो कड़ा आता है, ठीक है, वो क्या होता है? दैट इज बेसिकली अ रिंग। अब होता क्या है कि रिंग जो है, तो रिंग की एक सरकमफ्रेंस होती है और उस सरकमफ्रेंस पे हमने क्या किया होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। तो यहाँ पर जो रिंग का केस है उसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करेंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसे किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा? यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जब हम सर्कुलर रिंग पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस तरीके का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, उसे किस तरीके का कहा जाएगा? तीन में से कौन सा कहेंगे इसे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, यस लीनियर। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, राइट? समझ में आ रहा है यहां तक सभी को? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। अब देखिए, तो ये मान लीजिए हमने एक रिंग कंसीडर किया है यहां पर, सपोज ये हमने एक रिंग ले ली, ठीक है, और इस रिंग के सेंटर पे, जैसे मान लो ये रिंग है, तो इस रिंग के ये जो सेंटर आएगा, मतलब ये इस तरीके से, ये ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस कहेंगे। सबको दिख रहा है? सपोज ये रिंग है और ये उसकी एक्सिस है, राइट? या फिर अगर ये रिंग है, सॉरी, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्यों नहीं होगा? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं निकाल सकते ना। आप अगर इस बैंगल को ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। यस। तो क्या हो जाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, दूसरी चीज समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हमने रिंग ली है, सपोज अगर आप रिंग इस तरीके से देख रहे हो तो आपका अलोंग द एक्सिस यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी रिंग को ये रिंग ले ली मैंने, ठीक है, और इस रिंग से ये इसकी एक्सेस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और ये जो रिंग हमने कंसीडर की है बेटा, यहाँ पर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है कुछ इस तरीके से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन दिस रिंग, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है? तो इसका रेडियस लिया हुआ है r, क्लियर है बेटा? और इस सेंटर से कुछ x दूरी पर, मतलब कि जो सेंटर है वहां से x डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब आप सभी जानते हैं कि जब चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में डिफिकल्टी होती है। तो हम क्या करते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं, बिकॉज हमारे पास में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो स्मॉल चार्ज के लिए है या फिर पॉइंट चार्ज के लिए है। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर हमने एक इसका छोटा सा पार्ट ले लिया। क्या ले लिया? एक छोटा सा पार्ट ले लिया, और ये जो पार्ट ले लिया, इस पार्ट पे dq चार्ज है। कितना चार्ज है? कितना चार्ज है बेटा? DQ. dq चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लिया है, उस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पे dq चार्ज है, और यहाँ पर किसी p पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। सपोज ये पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा होगा? मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस लिया है x, राइट। तो इस dq चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यस और नो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट। तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो भी स्मॉल होगी। तो हमने उसे किससे रिप्रेजेंट किया है? हमने उसे रिप्रेजेंट किया है डी से। यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, अच्छा। अब एक चीज समझिए, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी इसकी कोई वैल्यू होगी। तो वैल्यू क्या होगी? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट DE इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ dq बाय अंडर रूट ऑफ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से लेकर इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यस और नो? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ बाय r स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो K dq बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर समझिए ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि बेटा यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट आएंगे। जैसे ये वेक्टर डी लिया है, तो वेक्टर डी के यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। सो ये एक कंपोनेंट आएगा जिसे हम कहेंगे, ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ई साइन थीटा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। पक्का? ठीक। अब जैसे हमने यहाँ पर डी कॉस थीटा डी साइन थीटा फाइंड किया यहाँ पर रखे हुए dq चार्ज की वजह से, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें जिस डीएल एलिमेंट का, और उस डीएल एलिमेंट के पार्ट पे मान लीजिए dq चार्ज रखा हुआ है, तो उस dq चार्ज की वजह से भी आपको क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है? उसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये ऐसी मिलेगी आपको, सपोज, राइट। तो ये आपका डी हो जाएगा, यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां पर Yes, आप sir. देखिए कि ये एंगल भी क्या आ रहा है? ये एंगल थीटा आ रहा है। अगर ये एंगल आपका थीटा आ रहा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो ये आपका हो जाएगा प्लस डीई कॉस थीटा, और यहाँ पर ये जो आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आ जाएगा डी साइन थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? राइट। तो यहां से एक चीज की क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए, वो ये कि डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे, राइट। तो बचेगा क्या हमारे पास में? हमारे पास में बचेगा डी कॉस थीटा, मतलब कि अलोंग द एक्स एक्सिस हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। कहां मिल रही है? अलोंग द एक्स एक्सिस हमें क्या मिल रही है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो उसे हम लिख सकते हैं E is equals to इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। बाय सिमेट्री हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस और नो?
कल भी हमने किया था ऐसा कुछ, यहां तक Yes. समझ में आया? यस सर। ओके अब यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो d की वैल्यू बेटा ये रही k dq बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमने d की वैल्यू रखी k dq बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यस और नो? तो बेस क्या है आप बताओ, थीटा के लिए बेस क्या है x, और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2। तो cos थीटा के लिए लिखेंगे x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा k dq इंटीग्रेशन x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। यहां तक कोई डाउट? k x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq। सर ये ऊपर वाला फिर से समझाओ ना। कौन सा वाला बेटा, cos थीटा वाला? सर ये, हाँ हाँ देखो यहां पर समझिए, ये हमारे पास डायग्राम है, ये तो समझ में आया आपको। अब यस इसमें कुछ इस तरीके का है, ये x है, ये r है, और ये है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू यस क्या आ सर। जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका x, और हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब ओके आर सर, स्क्वायर समझ प्लस आ गया समझ गया। राइट। यस सर। अच्छा अब आगे देखो, सर एक बार वापस समझाओ ना। कौन सा वाला बता। ये ही सर, ये आपने जो भी समझाया वो। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये जो cos थीटा है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो cos थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये cos थीटा अगर लोगे तो cos थीटा क्या होता ओके है, सर। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आया समझ में? यस सर। हाँ बोल। आ गया सर, समझ। सो नाउ यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट E नेट इज इक्वल्स टू, अभी इंटीग्रेशन ऑफ dq, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि यहाँ पर स्प्रेड किया हुआ है, कितना चार्ज है, तो q अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq विल बी q, तो इसे लिखेंगे k q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आपका आंसर आ गया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। यस कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो अब आगे देखो। अगर हम इसमें कुछ केसेस स्टडी करें इसी के अंदर, ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक कोई कंसीडर करते हैं कोई केस, अगर यहाँ पर बेटा ये जो x डिस्टेंस हमने लिया है, ये P पॉइंट है आपका, ये क्या है आपका P पॉइंट है, ठीक है, और ये है आपका सेंटर पॉइंट। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस x है। मान लीजिए कि अगर आपको कहा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे नहीं निकालनी है, x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, मतलब इसी के सेंटर पे निकालनी है। ये जो रिंग ली है उसी के सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले ये चीज समझ में आ रही है कि x क्या है? यस सर। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 0 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझिए, फर्स्ट केस है, इसमें कहा जा रहा है इफ x इक्वल्स टू 0,
अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, बताओ जरा। 0 0 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 0। आप चाहो तो इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो के क्यू इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ हो रही है? एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, Yes. sir. अब सेकंड केस समझिए। सेकंड केस के अंदर अगर मान लीजिए कि x की जो डिस्टेंस है, मान लो कि ये रिंग है, सपोज ये रिंग है और ये एक्सेस है। अब आपको यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे ना अभी तक, अब आपको यहां नहीं फाइंड करना है, आपको कहां फाइंड करना है? यहां से अहमदाबाद चले जाओ, वहां पर फाइंड करना है, या फिर यहां से 10 मीटर की दूरी पे फाइंड करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है वो आपकी रिंग की जो रेडियस है उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब x इज ग्रेटर देन r। ग्रेटर देन मतलब इतना ग्रेटर होना चाहिए कि r को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक? Yes. अगर उस कंडीशन को हम समझते यस हैं सर। तो A इज इक्वल्स टू एक्स इज वेरी ग्रेटर देन आर, तो क्या लिखेंगे? के क्यू एक्स बाय, अब x इज वेरी ग्रेटर देन आर तो r क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। r नेग्लेक्ट हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर रेज टू 3/2, x स्क्वायर रेज टू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब, और ये x और ये कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? तो यहां पर ये जो हमारे पास में के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आया है, क्या आपको यहां से कुछ याद आ रहा है? ये किस चीज का फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर पे से कुछ याद आ रहा है कि कब आता है फॉर्मूला? जब आप एक पॉइंट चार्ज लेते हैं तब आपको ये फॉर्मूला मिलता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सिमिलरली यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एट एक्स इज वेरी ग्रेटर देन आर, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। कैसे बिहेव करेगा वो? एज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? केस को एक बार पाँच यहां तक कोई डाउट है? No, sir. सर एक बार पाछो समझाओ ना। कौन सा वाला बेटा? यही वाला सेकंड केस? यस सर। ठीक है, कौन सा स्टेप है वो समझ में नहीं आया वो बताओ मेरे को। सर सेकंड स्टेप। नहीं नहीं, मतलब पूरा ही नहीं समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है चलो समझो। हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड केस। ठीक है, ये हमारी रिंग है, इस रिंग की रेडियस कितनी है? r। मान लो ये 1 सेंटीमीटर की रिंग है। कितने सेंटीमीटर की रिंग है? 1 सेंटीमीटर की। और यहां से 5 मीटर की दूरी पर ये कोई पॉइंट P लिया हुआ है, इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब आप देख सकते हो कि ये जो x इक्वल्स टू 5 मीटर है और ये r इज इक्वल्स टू कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x इज वेरी ग्रेटर देन r? यस और नो? मतलब क्या r नेग्लिजिबल हो जाएगा 5 मीटर के सामने? यस सर। राइट? तो हमारे पास है बेटा यहाँ पर इक्वेशन क्या है वो देखो। ये हमारे पास में इक्वेशन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 3/2। अब इसमें r को हमने क्या कर दिया है? नेग्लेक्ट। जब r नेग्लिजिबल है तो इसको काट दो। राइट? तो बचेगा क्या? बचेगा के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 कितना हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स बाय एक्स क्यूब। ये एक x और एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे कितना आ जाएगा? के क्यू एक्स सॉरी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर आ गया।
पक्का? यस सर। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले। चलो ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और समझो कि अगर ये जो x है, ठीक है, अगर इस x को मैं कहूं कि इंफिनिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। थर्ड केस समझिए इसी में, अगर हम ये कहें कि इफ x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, अब x इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि r तो खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, राइट? अच्छा, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब x इसमें हम कह रहे हैं इंफिनिटी है, तो जब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट है, जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। वो लोग क्लियर है? Yes, sir. तो Yes. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दो बार होगा। कहाँ पे? पहली बार x इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब एट द सेंटर ऑफ द रिंग पर, और दूसरा कहाँ पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? जब X हम equals to इलेक्ट्रिक infinity. फील्ड को इंफिनिटी पे फाइंड करेंगे तब। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। नो सर। ओके, अब एक चीज और समझो यहाँ पे कि अगर हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है बेटा, क्या फॉर्मूला है? दैट E इज इक्वल्स टू के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अगर हम यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें, क्या करें? x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें, मतलब कि x की जगह हम -x पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? इफ x इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड will also be negative, yes or no? Yes, sir. अगर बेटा आप इस x को, मान लो मैंने लिखा इफ x इज इक्वल्स टू -x, तो E क्या हो जाएगा? k q -x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? नेगेटिव हुई कि नहीं हुई? यस सर। इसका मतलब x मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी। अगर यस सर। यस सर। आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो अलोंग द x एक्सिस, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने प्लॉट किया है y एक्सिस पे, तो समझिए इस तरीके से कह रहा हूं, मान लीजिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें अगर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉजिटिव मिल रही है, और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल रही है? नेगेटिव मिल रही है, राइट? इसका मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ बनेगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो समझने की है वो ये है बेटा कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा वैसा ही ग्राफ हमें थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है, चेंज क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? तो समझिए यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। देखो यहाँ पर ग्राफ में हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि x की वैल्यू क्या है? जीरो है। अगर x की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? जीरो। मतलब कि ये x इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। देन धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यू क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एक टाइम आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम,
उसके बाद अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, अगेन जीरो हो रही है, राइट। तो यहां लिख देता हूं, देखो x इक्वल्स टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ग्राफ इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा, कम इस तरीके से। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा। ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, जस्ट अ मिनट। कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पक्का? सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगी? क्वेश्चन अच्छा है, बताता हूं बेटा। देखो तो यहां पर एक चीज हमें क्लियर हो गई कि ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के बीच में अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो वी हैव कंसीडर अ डायरेक्शन एज वेल इन दिस ग्राफ, ठीक है। तो हियर इज वी कैन से द ग्राफ बिटवीन ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड versus x including direction. We have considered direction as well, ठीक है। ओके, क्लियर है? समझ में आया यहां तक? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के बीच का ग्राफ आप सभी के सामने है बेटा। एक्स इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और एक पॉइंट आता है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, और आफ्टर दैट अगेन इट विल बी 0। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? No, sir. ठीक है। No, यहाँ sir. पर हमने ग्राफ को डायरेक्शन के साथ लिया था। यहाँ पर हमने क्या किया था, ग्राफ को डायरेक्शन के साथ लिया है। अगर हम यहाँ पर अब ग्राफ को बनाएंगे विदाउट टेकिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब कंसीडर नहीं करना है डायरेक्शन को, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करना है, उसका मैग्नीट्यूड। सो नाउ अगेन द ग्राफ बिटवीन ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। लेकिन यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, बताओ कोई बता सकता है? अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, कैसा ग्राफ सर वो बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट वाला नहीं आएगा ग्राफ। तो वो कहाँ आएगा? सर वो कोइंसाइड कर जाएगा पॉजिटिव कोइंसाइड फर्स्ट हो क्वाड्रेंट जाएगा। वाला। क्यों भाई? Sir, second quadrant में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये ग्राफ। ये ग्राफ कहाँ बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। समथिंग लाइक दिस, क्लियर है? Yes, sir.
ठीक है, सर आप क्या समझा रहे थे सर टॉपिक? क्यों कहाँ चला गया था? यहाँ पर हमने ये किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, और इसमें ये हो रहा था प्रॉब्लम कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात की है, तो मैग्नीट्यूड की बात की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्योंकि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव तो हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल रही है? वो तो पॉजिटिव मिल रही है ना, बिकॉज हम लोग तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा जब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम होता है, ये -r/√2 होता है और ये +r/√2 होता है, ठीक है। तो सर एक्स की वैल्यू में मैक्सिमम किधर होता है? ये बोला ना, r/√2 और -r/√2 पे मैक्सिमम होता है। अरे ये तो मैग्नीट्यूड में नहीं, वो पीछे वाले ग्राफ में सर। अब आंसर तो दोनों में सेम ही आएगा ना बेटा जी, एक्स की ओके वैल्यू तो वही रहेगी ना, समझा? यस सर। अब यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी ने ये नहीं पूछा कि Yes. सर ये r/√2 कहां से आ गया? हाउ विल वी फाइंड कि x की वैल्यू r/√2 आई? मैंने बोला, आपने मान लिया। बताइए, x की वैल्यू r/√2 कहां से आई? एनीवन? सर r is equal to x होता सॉरी, r is equal to x होता। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना पहले। चलो देखो, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपने स्टडी की होगी 11th में, यस और नो? अगर आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या है? देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और 0 से इक्वेट कर दें, अगर हम लिखें कि d/dx इक्वल्स टू 0, अगर आप करेंगे देन यू विल हैव अ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे? तो देखिए, यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ kqx बाय r² + x² रेज़ टू 3/2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे kq तो कोई मतलब का है नहीं हमारे, x और r² / x² प्लस रेज़ टू 3/2 हमारे काम का है। तो जैसे यहाँ पर बताइए किस मेथड से आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या करना पड़ेगा बताइए, एनीवन? इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या क्या करेंगे बताइए? कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? 11th में पढ़ाया होगा ना? क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर v.du/dx माइनस u.dv/dx बाय v का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये v² तो 0 से इक्वेट हो गया, तो ये तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो ये तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो हमें जो करना है वो कितना करना है? देखो, हमें से ऊपर वाला स्टेप ही फॉलो करना रहेगा, नीचे वाले का करने का कोई फायदा नहीं है। तो v.du/dx, तो मान लीजिए कि 1/r² + x² रेज़ टू 3/2, ये आपका क्या है? v, और ये x है वो आपका क्या है? u है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो? Yes, sir. तो सबसे पहले क्या करेंगे? v.du/dx, तो v की वैल्यू कितनी है? 1/r² + x² रेज़ टू 3/2 डॉट du/dx, तो dx/dx क्या हो जाएगा? 1 माइनस u की वैल्यू कितनी है? x डॉट dv/dx, तो dv/dx
डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2, ऊपर आ जाएगा तो -3/2 हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो -3/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लो ये पूरी जो टर्म है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो -3/2 -1 हो जाएगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन -1, ये होता है कि नहीं, राइट? हेलो, Yes, sir. तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आपको सभी को? सर वापस समझाओ तो एक बार स्टेप। कौन सा वाला? वो आप अभी 3/√2 को करने वाले था वो। 3/√2? 3/√2 कौन सा बेटा? अरे 3/2 वाला सर वो स्टेप, ये नीचे कैसे आया -x अकेला? ये देखो, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डिवीजन का, v डॉट डी बाई डी एक्स माइनस v डॉट डी बाई डी एक्स बाई v का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये v की वैल्यू तो रख दी पहले, फिर du बाई डी एक्स किया तो 1 आया, फिर u की वैल्यू रखी, और अब करेंगे d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा -x इंटू -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 -1। समझ में आया? भाई समझ में आ रहा है? Yes, sir. 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस 3/2 इंटू एक्स बाय r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू -3/2 -1 कितना हुआ था, -5/2, नीचे आएगा +5/2, और ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें से 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 को कॉमन निकाल लिया, रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट तो यहाँ पे जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 माइनस, एक मिनट, ये x और ये x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाय r² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स स्क्वायर बाय r² प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाना चाहिए, 3x² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ r² प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3x² इज इक्वल्स टू 2r² प्लस 2x², ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल्स टू 2r², तो x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ गड़बड़ किया क्या? सर +3/2 आएगा ना? प्लस आएगा ना ऊपर, -x और -3/2 से। सर n -3/2 होगा ना, तो सर बीच में प्लस आ जाएगा। ओके 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 ओके, एक मिनट,
जस्ट अ मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ध्यान रखना कहीं पर साइन की गलती ना हो जल्दी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया v डॉट डी बाई डी एक्स, तो 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 डॉट 1 माइनस v डॉट सॉरी माइनस u डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ r square plus x square raised to minus 3/2 equals to 0। तो 1/r square plus x square raised to 3/2 minus x, इसका हो जाएगा minus 3/2 into r square plus x square raised to minus 5/2 into d by dx of x square, तो ये हो जाएगा 2x equals to 0। Now 1/r square plus x square raised to 3/2 minus माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 3 इंटू एक्स, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 5/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? सर यस सर वो 2x डिनोमिनेटर में नहीं आएगा? नहीं, ऊपर ही आएगा बेटा वो। ठीक है, अब यहाँ से 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 को कॉमन निकाला, रिमेनिंग रहा 1 प्लस 3x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो गड़बड़ आ रही है मुझे लग रहा है वो आ रही है सिर्फ साइन की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाय 2, सो x विल बी प्लस और माइनस r बाय रूट 2। ये आंसर आ जाएगा। हमें क्या मिलनी चाहिए? प्लस और माइनस r बाय रूट 2 मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? x की वैल्यू प्लस और माइनस r बाय रूट 2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ पहले। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। है भाई किसी को कोई डाउट कि मैक्सिमम कहां मिलेगा? टू फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको x की वैल्यू तो पता है कि x की वैल्यू आ रही है प्लस और माइनस i बाय रूट 2, जहां पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स वी कैन से k q x बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू है r बाय रूट 2, तो आप पुट करेंगे k q, x की जगह रखेंगे r बाय रूट 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं? r बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो r बाय रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाय 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा k q r बाय 3r स्क्वायर रेज टू 3/2, ये तो रहेगा रूट 2 इंटू ये 2 इधर जाएगा तो 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2, और इसकी पावर कितनी है? 3/2 है। कितनी है? 3/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये हो जाएगा k q r बाय रूट 2 3 रेज टू 3/2, ठीक है। और r स्क्वायर रेज टू 3/2 कितना हो जाएगा बेटा?
आर स्क्वायर रेज टू 3/2 R R/2 cube हाँ आर क्यूब हो जाएगा ना, R cube. हाँ आर क्यूब, ठीक है। और डिवीजन में है 2^3/2, 2^3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2^1/2। तो वो आप यहाँ पर देखिए, ये 2^1/2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से ये r कैंसिल हो जाएगा और ये r का क्यूब में से एक r कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k³/3^3/2 इंटू आर स्क्वायर, और ये डिवीजन में जो 2 है, ये वाला 2, ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ k³/3^3/2, तो 3 इंटू 3√3 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2 टाइम्स ऑफ k³/3√3r²। अब ये जो क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली अगर पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो फॉर अ सर्कुलर रिंग के लिए अगर आपसे पूछा जाए, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ k³/3√3r²। ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए, तो ग्राफ में ध्यान रखना, अगर डायरेक्शन के साथ कंसीडर किया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिया हुआ है, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ग्राफ। बोलो क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए अभी। No, sir. पक्का? चलिए Yes. ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Let's say electric field due to uniformly charged 3 straight line wire। नया है आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin straight फाइनाइट वायर, मतलब एक फाइनाइट लेंथ का वायर लिया हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आगे समझिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहां पर हमने एक थिन वायर ले लिया, फॉर एग्जांपल ये हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, दिख रहा है सभी को, और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, इस तरीके से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। अब आप समझिए यहां पर कुछ इस तरीके से, सबको क्लियर है? यहां पर हमने प्लस लैम्डा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, प्लस लैम्डा का मतलब समझते हैं आप? प्लस लैम्डा का मतलब समझ रहे हैं आप कि हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। क्लियर है बेटा? जैसे यहाँ पर आप समझिए, ये जो रिंग वाला केस हमने लिया था, इस रिंग वाले केस में ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल रही थी? अगर आप यहाँ पर इस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रही है, और अगर आप यहाँ पर फाइंड कर रहे होते तो आपको इस डायरेक्शन में मिल रही होती नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, राइट। लेकिन अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज लिया होता तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपको कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होती है, नेट फील्ड ऐसे निकल रही होती। आ रही है बात समझ में? समझ में आ रहा है बेटा? भाई पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आती है, और अगर नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है तो टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रेट वायर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर आपने जो स्ट्रेट वायर लिया है ये कैसा लिया है, पॉजिटिवली चार्ज लिया है, यूनिफॉर्मली हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एंड यहाँ पर हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहाँ पर ये मान लीजिए एंगल हो गया θ1 और ये मान लीजिए एंगल हो गया θ2, और ये जो लेंथ ली हुई है इस लेंथ को हम आप y लेना चाहें d लेना चाहें, ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप जिस से डिनोट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हमने कितना ले लिया, y कंसीडर कर लिया मान लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है बेटा, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है तो डेफिनेटली अगर आप इस एलिमेंट पे, बिकॉज हमें तो एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने एक dx एलिमेंट लिया, यहाँ से सपोज मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे अगर आपने कोई dx एलिमेंट लिया है, x डिस्टेंस पे क्या लिया है, एक छोटा सा dx एलिमेंट लिया है, तो ये जो dx एलिमेंट हमने लिया है इस dx एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा, और उस dq चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही होगी, यस और नो। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये जो dq चार्ज है, इस dq चार्ज की वजह से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो इसे हमें अगर यहाँ पर बनाऊं तो आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने ये थिन रॉड ले ली और इस पे हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हमने x डिस्टेंस पे जाकर dx एलिमेंट ले लिया, dx एलिमेंट पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, इस dx एलिमेंट की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इस तरीके से। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो? Yes, sir. ये एंगल बन रहा है थीटा, राइट, तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है डी, तो इस पॉइंट से अगर आप कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका DE sin थीटा। बोलो क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? Yes, sir. अब यहाँ पर आपने जो DE sin थीटा लिया है बेटा, इस DE sin थीटा को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमें जो DE sin थीटा कंपोनेंट मिला है, ये DE sin थीटा मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है ये आपका पैरेलल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है? पैरेलल। किसके पैरेलल है? तो ये जो हमने थिन वायर लिया है, ये थिन वायर के पैरेलल कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? DE sin थीटा आ रहा है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? तो DE cos थीटा आ रहा है, क्योंकि ये आपका वायर है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रही है, देखिए ऊपर की तरफ।
तो ये वायर से ये क्या कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपने ये 3 वायर लिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रही है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल है या नहीं है, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें d sin थीटा दैट इज द पैरेलल टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल गया, और ये परपेंडिकुलर टू द वायर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट मिल गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पर चार्ज होगा बेटा, जैसे हम कहते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डी एक्स, यस और नो? डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है और भी स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट पर हमने कंसिडर किया हुआ है, तो डी क्यू के वैल्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें लेनी है इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखेंगे के डी क्यू बाय, अब ये डिस्टेंस आर हो गया, इस डिस्टेंस को हमने वाई लिया है और ये आपका एक्स पे जाके डी एक्स लिया, मतलब यहां से एक्स डिस्टेंस हमने लिया है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है मैंने आर फाइंड करने में, ये आर है, ये एक्स है, ये वाई है, तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा कि नहीं? Yes. Sir. अब यहाँ पर देखो हमारे पास में पैरेलल कंपोनेंट हमने लिया है, वो है d sin थीटा। पैरेलल कंपोनेंट क्या है आपका, d sin थीटा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल कंपोनेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज हमने लिए होंगे एलिमेंट्री पार्ट पे, तो d इंटीग्रेशन ऑफ d sin थीटा। अब इसको लिखेंगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पर हमारे पास थीटा है और dx है, हमारे पास क्या है, थीटा है और dx है, तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे इस तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टू कन्वर्ट x इंटू थीटा, समझो आप यहाँ पर कि आपको x को थीटा में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं tan थीटा, कितनी ले लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई, यस और नो? tan थीटा क्या लिख सकते हैं, x अपॉन वाई, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, क्या लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y tan थीटा हो जाएगा, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो जाएगा dx बाय d थीटा इज इक्वल्स टू y sec स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है पिक्चर? सर dx की वैल्यू कहाँ से है? अरे डिफरेंशिएट किया ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया ना, x इक्वल्स टू y tan थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया,
आया समझ में? tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? यस सर। अब देखो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू y sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k लैम्बडा dx की जगह क्या रखेंगे? y sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और साइन थीटा तो है ही। देखो ये वैल्यू हमने पुट करी यहाँ से y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सर वो dx कैसे है वाई स्क्वायर थीटा डी थीटा? बेटा डिफरेंशिएट किया है ना x को, x इक्वल्स टू y tan थीटा है, उसको डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? y sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस सर। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गई। ये डी थीटा को यहाँ ले गए। अब आया समझ में? यस सर। चलिए तो यहां पर अब इस वैल्यू को यूज कर रहे हैं। k लैम्बडा dx की जगह हमने रखा y sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर डिवीजन में एक्स की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हमने क्या लिखा बेटा? वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? Yes. यस अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन के लैम्बडा वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा डिवीजन में वाई स्क्वायर को कॉमन निकालो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये वाई से एक वाई कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचेगा? के लैम्बडा वाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. के लैम्बडा बाय वाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। अब हमें थीटा की लिमिट लेनी है, कहां से कहां तक लेनी है? तो ये थीटा 2 से थीटा 1 तक लेनी है। तो ये लेंगे माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। कितना लेंगे? माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। तो लिखेंगे के लैम्बडा वाई इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक साइन थीटा दी थीटा। तो के लैम्बडा वाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1 तक के लैम्बडा वाई माइनस को बाहर ले लेते हैं। अपर लिमिट आएगी कॉस थीटा 1, लोअर लिमिट आएगी कॉस ऑफ माइनस थीटा 2। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही हो जाएगा। cos cos थीटा theta तो माइनस के लैम्बडा वाई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इस नेगेटिव साइन को आप अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? के लैम्बडा वाई ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे बेटा तो के लैम्बडा वाई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपका नेट मतलब ये आपका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पैरेलल के लिए के लैम्बडा वाई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। एनीवन हैज एनी डाउट?
No, sir. पक्का? Yes, sir. पैरेलल का केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है। सिमिलरली आपको परपेंडिकुलर के लिए करना है, परपेंडिकुलर के लिए आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को?